नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। आजादी के 78वें सालगिरह की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जश्न आजादी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस की 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 98 मिनट के अपने भाषण में कई मुद्दों का जिक्र किया, चाहे वो फिर सेकुलर कोड हो, महिला पर अत्याचार हो, करप्शन हो, मेडिकल एजुकेशन से लेकर नई शिक्षा नीति तक प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया। और प्रधानमंत्री ने 98 मिनट का भाषण दिया। यह अब तक का प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा दिया हुआ यह भाषण है, मतलब 98 मिनट का। 2016 में प्रधानमंत्री ने लगभग 96 मिनट का भाषण दिया था और उसके बाद आज प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से 98 मिनट का भाषण दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी का प्राचीर से यह कहना था कि अब हम ये चाहते हैं कि ये जो आजादी है, ये 78वां सालगिरह है, इसको नई टेक्नोलॉजी से लेकर, महिला सुरक्षा से लेकर और तमाम कई मुद्दे प्रधानमंत्री ने गिनवाए, वो हम एक एक करके उस पर चर्चा करेंगे। और प्रधानमंत्री ने उनका जिक्र किया, उन्होंने आज की राजनीति को भी उन्होंने दर्शाया, उन्होंने कई घटनाओं का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि एक प्रकार का कल्चर जो पहले था, माई बाप वाला कल्चर, वो चलता था, लेकिन आज सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। सरकार लोगों के पास जाती है, लोगों की समस्या को सुनती है। साथ ही प्रधानमंत्री ने गुड गवर्नेंस का भी जिक्र किया, मॉडल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह सरकार गुड गवर्नेंस का मॉडल भी उसको बदला है, उसको उसमें चेंज किया है और अब सरकार के पास लोग नहीं आते, लोगों के पास सरकार जाती है। और भ्रष्टाचारियों का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। साथ ही विश्व को भी संदेश दिया। तो आपको एक बार सुनवा देते हैं कि प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से क्या कुछ कहा, इसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। साथियों, आज देश में नए अवसर बने, तब मैं कह सकता हूं दो चीजें और हुई जिसने विकास को एक गति दी है, विकास को एक नई छलांग दी है। और ये है, पहला है आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने की दिशा में बहुत बड़े कदम उठाए हैं। और दूसरी तरफ सामान्य मानवीय के जीवन में जो बाधाएं हैं, ईज ऑफ लिविंग का हमारा जो सपना है, उस पर भी हमने उतना ही बल दिया है। पिछले एक दशक में अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। रेल हो, रोड हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो, गांव गांव नए स्कूल बनाने की बात हो, जंगलों में स्कूल बनाने की बात हो, दूर सुदूर इलाकों में अस्पताल बनाने की बात हो, आरोग्य मंदिर बनाने की बात हो, मेडिकल कॉलेजों का काम हो, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का निर्माण चलता हो, 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बने हो, 2 लाख पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचा हो, नहरों का एक बहुत बड़ा जाल बिछाया जा रहा हो, 4 करोड़ पक्के घर बनना, गरीबों को एक नया आश्रय मिलना, 3 करोड़ नए घर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की हमारी कोशिश हो। हमारा पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट, उसका इलाका आज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाने जाना लगा है। और हमने ये जो कायाकल्प किया है, उसका सबसे बड़ा लाभ समाज के उन वर्गों तक हम पहुंचे हैं जो ग्रामीण सड़कें वहां बनी है, जिनकी तरफ कोई देखता नहीं था, जिस इलाकों को नहीं देखता था, जिन गांवों को नहीं देखता था। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, जंगल में रहने वाले हो, दूर सुदूर पहाड़ों में रहने वाले हो, सीमावर्ती स्थान पर रहने वाले हो, हमने उनकी आवश्यकता की पूर्ति की है। हमारे मछुआरे भाई बहनों की आवश्यकताओं को पूरा करना, हमारे पशुपालकों के जीवन को बदलना, एक प्रकार से सर्वांगीण विकास का प्रयास हमारी नीतियों में रहा, हमारी नीयत में रहा है, हमारे रिफॉर्म में रहा है, हमारे कार्यक्रमों में रहा है, हमारी कार्यशैली में रहा है। और उस सबसे बड़ा लाभ मेरे युवाओं को होता है।
उनको नए नए अवसर मिलते हैं, नए नए क्षेत्र में कदम रखने का उसके लिए संभावनाएं बन जाती है। और वही तो सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा है और सबसे ज्यादा रोजगार प्राप्त करने का अवसर इन्हीं समय में उनको मिला है। हमारा जो मध्यम वर्गीय परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार को क्वालिटी ऑफ लाइफ वो स्वाभाविक उसकी अपेक्षा रहती है, वो देश के लिए बहुत देता है, तो देश का भी दायित्व है कि उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे जो उसकी अपेक्षाएं हैं, सरकार की कठिनाइयों से मुक्ति की उसकी जो अपेक्षाएं हैं, उसको पूर्ण करने के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। और मैंने तो सपना देखा है कि 2047 जब विकसित भारत का सपना होगा तो उसकी एक इकाई ये भी होगी कि सामान्य मानव के जीवन में सरकार की दखलें कम हो, जहां सरकार की जरूरत हो वहां अभाव न हो और जहां सरकार की बेकारण प्रभाव भी न हो, इस प्रकार की व्यवस्था पर हम प्रतिबद्ध हैं, तब हमारा गर्व और बढ़ जाता है। साथियों, हम कैसे भूल सकते हैं कोरोना के वो संकट काल, विश्व में सबसे तेज गति से करोड़ों लोगों को वैक्सीनेशन का काम हमारे इसी देशों में हुआ। यही देश हैं जो कभी आतताई आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे। जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जब देश की सेना एयर स्ट्राइक करती है, तो देश के नौजवानों का सीना ऊंचा हो जाता है, तन जाता है, गर्व से भर जाता है। और यही बातें हैं जो आज 140 करोड़ देशवासियों का मन गर्व से भरा हुआ है। तो सरकार का प्रभाव से लेकर सरकार का अभाव तक और सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर प्रधानमंत्री ने नए इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र करते हुए लाल किले के प्राचीर से हर उन पहलुओं को छूने की कोशिश की, हर उन बिंदुओं को टच करने की कोशिश की जिसका आज जरूरत भी थी। चर्चा की शुरुआत करेंगे, हमारे साथ के शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, धनोज कुमार राजनीतिक विश्लेषक और आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। और आप सभी को आजादी के 78वें सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा की शुरुआत करेंगे आलोक जी आपसे। प्रधानमंत्री ने कुल 98 मिनट का भाषण दिया प्राचीर से, मतलब 2016 के बाद 96 मिनट का उनका भाषण था, 2016 के बाद 98 मिनट का भाषण वो आज हुआ। प्रधानमंत्री के इस पूरे 98 मिनट के भाषण को आप कैसे देखते हैं आलोक जी? प्रधानमंत्री को सुनने के बाद आपको क्या लगा कि प्रधानमंत्री को इस चीज को भी छूना चाहिए था या प्रधानमंत्री ने हर उन पहलुओं को छूने की कोशिश की जो आज के समय में चल रही है? क्योंकि जैसे कि आपने पहले बताया कि शायद 2016 या 18 में 16 में 96 मिनट का भाषण दिया था जी, और उसके बाद 2024 को, तो मुझे लगता है एक चीज तो हम सब सहमत होंगे, बाकी तो असहमति हो सकती है कि कम से कम उनकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं आई। उम्र के बढ़ने के साथ साथ 100 मिनट 18 मिनट तक लगातार बोलना और बोलना है, कुछ तो कुछ काम किया होगा, हवा में तो नहीं बोले। और तीसरा, अगर कोई एक लक्ष्य रखता है, क्योंकि जीवन में लक्ष्य नहीं जीवन, समुद्र में बहती वैसी नौका का समान है जिसको कोई दिशा नहीं, तो देश अगर दिशा नहीं चलेगा तो उसकी वो गति कैसे प्राप्त करेगा? जैसे एक लक्ष्य मिला, अब वो कितना पूरा होगा वो समय देखेगा। जैसे एक समय इंदिरा गांधी ने लक्ष्य लिया था कि वो विपक्ष के लिए कहती थी कि विपक्ष कहता है इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। तो कांग्रेस का लक्ष्य है कि देश से गरीबी खत्म करना। क्या गरीबी खत्म हुई? नहीं। लेकिन क्या वो नारे का हम अपमान कर सकते हैं कि नहीं, इंदिरा गांधी को कभी नहीं कहना चाहिए था कि गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी ने जब कहा गरीबी हटाओ का नारा दिया तो देश की जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत दिया था कि नहीं दिया था? बिल्कुल। हालांकि इंदिरा गांधी और कांग्रेस कभी गलती से हटाता इस देश से। तो एक देश का लक्ष्य होना चाहिए। अगर आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2047 पूरे भारत के 140 करोड़ लोग अगर ये तय कर ले कि 2045 तक एक विकसित भारत बनेगा, तो हम बना सकते हैं। उसके लिए हमने कहा कि जब हम 30 से 40 करोड़ लोग मिल करके दुनिया की जो सत्ता थी, जो कभी भी था सूरज नहीं दिखता था, ब्रिटिश हुकूमत, मिनिमम वायलेंस के साथ अगर हम उन्हें भगा सकते हैं, तो क्या गरीबी को नहीं भगा सकते? क्या शिक्षा को नहीं भगा सकते? क्या श्रेष्ठ भारत नहीं बना सकते? क्या विकसित भारत नहीं बना सकते? बना सकते हैं। तो कम से कम एक पॉजिटिव संदेश, देश का मुखिया, परिवार का मुखिया, जब एक स्पेशल डे होता है
उस दिन वो एक संदेश देता है, राष्ट्र को संदेश देता है कि हम बेहतर कर सकते हैं, हम अपनी कमियों को ठीक कर सकते हैं, कमियों को भी हम बेहतर कर सकते हैं। तो कम से कम 58 मिनट के भाषण में मुझे ये सकारात्मकता जरूर दिखती है कि वो इस आत्मविश्वास से लबरेज है, उन्हें देश के प्रधान होने के नाते, देश के आगे ले जाने के नाते, देश के सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठे होने के नाते उनको ये भरोसा तो आए कि 140 करोड़ लोग मिलकर एक विश्व भारत का निर्माण कर सकते हैं। अपने बहुत सारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बाद भी ये सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आज 15 अगस्त के दिन जिससे हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, राजनीतिक मतभेदों को भुला करके हम सबको एक उस लक्ष्य की तरफ अपने अपने प्रयास करने चाहिए। उसे भारत सरकार भी कर रही है, हम भी करें और आप करें। तो मैं मानता हूँ 98 मिनट का भाषण कम से कम एक सकारात्मक माहौल का भाषण तो था ही। बिल्कुल जी। आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगा। मनोज कुमार जी, आज प्रधानमंत्री का पूरा 98 मिनट का भाषण सुनने के बाद आपको 98 मिनट के भाषण में क्या समझ में आता है, और प्रधानमंत्री की एनर्जी आज कैसी थी? लग रहे थे इतने उम्रदराज? तो स्वतंत्रता दिवस की जो 68वां है, बहुत बहुत शुभकामना, बधाई, क्योंकि ये जश्न सबके लिए जरूरी है। क्योंकि जब देश गुलाम था तो गुलामी का दर्द क्या होता है। आज ये इस आजादी के इस प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइन से शुरुआत करता हूँ। देकर कुर्बानी ये आजादी पाए, देकर कुर्बानी ये आजादी पाए हैं, लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने देशवासियों के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं। देशवासियों के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाई। देखिए, आपने मुझसे पूछा एनर्जी, देश के प्रधानमंत्री का एनर्जी हाई है, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है, क्योंकि हमेशा गर्मजोश से होते कि निडर प्रधानमंत्री हैं। लेकिन उन्होंने बुलेट प्रूफ शीशा का बहिष्कार किया। नहीं तो आप याद करिए, कांग्रेस के राज में, चाहे जनता पार्टी के राज में, चाहे जो भी अब तक प्रधानमंत्री हुए, सारे के सारे प्रधानमंत्री अपने जान के डर से शीशे में भाषण देते थे। तो इसलिए इसको निडर कह सकते हैं। और मैं अक्सर डिबेट में बोलता हूँ कि अब तक के जब से मैंने प्रधानमंत्री देखा, यह जस्ट एक निडर प्रधानमंत्री है, और इनके काम करने का तरीका जो है उसमें किसी का दखल नहीं होता है, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो या इंटरनेशनल लेवल पर हो। लेकिन लॉस प्रॉफिट, अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो इन्होंने 98 मिनट बोले प्रधानमंत्री, और 98 मिनट में उन्होंने जो महिला की सुरक्षा, या मान लीजिए भ्रष्टाचार, या मान लीजिए सरकार का डिफाइन किया कि सरकार कैसी होनी चाहिए, सरकार किसके लिए होना चाहिए, क्योंकि आप भी सुने थे बाय द पीपल, जो ये सब बातें उन्होंने डिफाइन किया है। लेकिन उससे अलग हटकर एक होता इंटरनल और एक आउटर। अगर आउटर बात करेंगे तो सवासी है, इंटरनल बात करेंगे तो देश के अंदर बहुत सारी जात के लोग हैं जिनके लिए आरक्षण का होना बहुत जरूरी है। और आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट, जो माननीय न्यायालय बार बार हमला करते हैं। आज बहुत सारी जात है, खासतौर में अगर बिहार की बात करूं, ताती, तत्वे, खतवा, पान, पटावा, दास मंडल, उनको मिल रही आरक्षण जो बिहार सरकार ने आरक्षण दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। ऐसे में उस वर्ग के लोग देश के प्रधानमंत्री के लिए आज उनकी तरफ उनकी नजरें थी, उनका भी जिक्र होगा, क्योंकि वो 2% करके है। अगर जाति जनगणना की बात करेंगे, जाति सर्वे की बात करेंगे, तो इस पॉइंट से कहीं न कहीं मोदी जी को नुकसान है। क्यों, मैं थोड़ा सा कर लूं, इस पॉइंट से नुकसान। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल बेस पर बात करेंगे, जैसे साउथ पोल, नॉर्थ पोल, तो उसमें इनके एनर्जी का कोई वो नहीं है। और जो पड़ोसी मुल्क है, उनको संदेश तो इन्होंने जो दिया है, वो संदेश यही है कि आप जो है सभी जात धर्म को लेकर चलिए। जैसे मैं खुद खुल के बोलता हूँ, यानी हिंदुओं पर हो रही अत्याचार, उस पर उन्होंने जो उस पर भी धनोज जी उन्होंने जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। एक बार ओपनिंग सबका हो जाने दीजिए, ओपनिंग स्टेटमेंट, इसके बाद फिर हम चर्चा शुरुआत करेंगे। तो हम 98 मिनट के भाषण को धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे और इस पर एक एक करके हम चर्चा भी करेंगे। एक बार ओपनिंग कमेंट हो जाए। के शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अभी ओपनिंग कमेंट है, तो मैं सबसे यही जानना चाह रहा हूं कि 98 मिनट के प्रधानमंत्री के इस भाषण से आप क्या समझते हैं, और ये भाषण क्या पर्याप्त था आज के समय अंतराल को देखते हुए?
देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बड़ा ये बधाई है कि वो उनको आज लगातार जो तीसरी टर्म उनको लाल किले पे झंडा जो है ना फहराने का उनको मौका मिला है। 11वीं बार। ये हमारे लिए भी गर्व की बात है जी। और आज जो देश में जो प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो उन्होंने जो स्पीच दिया है वो देश के हर बच्चे और कहीं न कहीं हर नागरिक के लिए कहीं न कहीं एक इंतजार होता है कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे 15 अगस्त के दिन क्या एक तोहफा लेके आएंगे और क्या हमारे लिए कई नई चीजें आएगी, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और ये चीजें जो है ना, हम सभी प्रधानमंत्री के इस भाषण को सुनने के लिए हम पूरे वर्ष में साल में एक मौका जो मिलता है वो हम सुनते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री ने बहुत सभी चीजों को कोशिश किया है कि देश के हर नागरिक, हर जाति, हर धर्म, हर वर्गों के लिए, चाहे मिडिल वर्ग हो चाहे अपर वर्ग हो, सभी को छूने की कोशिश किया, उसके दिल में उतरने की कोशिश किया। और अच्छी बात है उन्होंने ये जो कोशिश किया है। बहुत सारी बातें हैं, देखिए नो वन इज परफेक्ट, चांद में दाग होता है। और मैं उनके भाषण में जो मुझे कमियां नजर आई, मैं नहीं कह सकता कि वो बहुत सारे काम नहीं किए हैं, काम होना चाहिए था या काम, बट जो मुझे लगा वो सबसे पहली बात तो हम अपने धनोज जी भाई का एक शुक्रगुजार करते हैं। उन्होंने कहा देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री जो लीडर, मुझे लगा कि भाई ये तो बात सही बोले, लीडर तो है, मतलब बाकी जो है वो एक शब्द होता है लीडर का उल्टा, जो मतलब डरपोक। तो क्या सारे जो पीएम थे डरपोक थे? इनका कहना यही था कि इनके अलावा आज तक ऐसा लीडर नहीं देखा, बाकी सब डरपोक थे। 1962 में जो चाइना के साथ युद्ध करने वाला पीएम, 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध करने वाला पीएम, और 1968 में, और देश में और भी जब जब जरूरत पड़ी है, छोटे मोटे हो, सभी जगह युद्ध करने वाला पीएम जो है। बिल्कुल। के शर्मा जी, देखिए सभी नेताओं का, जितने भी प्रधानमंत्री अभी तक रहे हैं, सबका अपना अपना योगदान था, सबकी अपनी अपनी छवि थी। कोई डरपोक या कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था। मुझे लगता है ऐसा कहने से बचना चाहिए, हमें बचना चाहिए। देखिए, राजनीति, आज देश राजनीति करने की बात नहीं है। यदि हमारे प्रधानमंत्री देश का सीधा यदि गर्व से महसूस कर रहे हैं और सीधा देश का सीधा चौड़ा कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल। और आज के दिन तो राजनीति नहीं करे तो अच्छा रहेगा। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का बेइज्जती होगी, और प्रधानमंत्री की बेइज्जती होती तो हमारी बेइज्जती होती है। लेकिन इसमें यदि कुछ कमियां हैं तो वो हमारा, हम पत्रकारों का, हम पॉलिटिकल एनालिस्ट का, हमारी ड्यूटी बनती है कि वहां हम इस प्रेस के माध्यम से उनको सही बात और जनता को पता चले। लेकिन दूसरी चीजें हमको लगी, 2047 में एक विकसित देश होना चाहिए, और देश को विकसित देश बनाने की जो है वो प्रधानमंत्री जी और पहले के प्रधानमंत्री ने भी कोशिश किया है और सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज बताओ, 2047 का हम तो अपना मैनिफेस्टो तैयार करते हैं, लेकिन 2005 साल बाद, इन 5 सालों में या अगले 1 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री कौन सा ऐसा एक वादा उनको करना चाहिए था, उसकी एजेंडा करना चाहिए था, जो अगले 1 साल बाद जब वो दोबारा लाल किला पे आए तो वो बताए कि देखो पिछले लाल किला पे जो भाषण हमने दिया था और जो लोग को हमने संवेदना जो वादा किया था, वो आज 1 साल बाद मैंने इतने पूरे किए, इतने पूरे हो रहे हैं और इतने पूरे में मैं लगा हुआ हूँ। ये ज्यादा 47 तो ठीक है के शर्मा जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। आलोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, प्रधानमंत्री, हालांकि उन्होंने कई टॉपिक को छूने की कोशिश की, अभी हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहला जो प्रधानमंत्री का जिक्र था वो भ्रष्टाचार था। और आलोक जी, जब से ये सरकार बनी है, तमाम विपक्षी दल अगर देखा जाए तो आमतौर पर ये कहते हैं कि भाई जितनी भी जांच एजेंसियां हैं ये सरकार की कठपुतली है, और सरकार जो है वो कार्रवाई तो कर रही है लेकिन जो है उसको प्रूफ नहीं कर पा रही है, विपक्ष को परेशान कर रही है। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की जो कार्रवाई है ये हम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने एक संदेश देने की कोशिश की कि किसी प्रकार के दबाव में हम नहीं आने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडन भी हो रहा है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं आलोक जी, प्रधानमंत्री जी किस तरफ इशारा कर रहे थे, जिक्र क्या कर रहे थे, और प्रधानमंत्री का ये कहना कि महिमा मंडन भ्रष्टाचार का किया जा रहा है, क्या मायने समझ रहे हैं आप इससे? प्रधानमंत्री क्या कहना चाह रहे थे आलोक जी? देखिए, मेरा मानना है कि जब ये आलोचना होती है सरकार की कि वो उसके ऊपर मुकदमा तो चलाते हैं लेकिन जेल नहीं भेज पाते या उनके पर कमीशन नहीं होता,
साथ ये बात सब जानते भी है, फिर भी नहीं है मानते उसको, क्योंकि सरकार का काम न्यायालय तक चीजों को पहुंचाना है। भारत की जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको लेकर के भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती, और न्यायालय तक मुकदमा लाएगी, फिर वहां मुकदमे चलेंगे, फिर उसके बाद जो डिले होता है वो हमारी न्यायिक प्रक्रिया की कमी होती है। तो इसमें ये कहना कि सरकार मुकदमे तो कर देती है कि न्यायालय से निर्णय नहीं आ पाते, तो न्यायालय से निर्णय नहीं आते, इसके लिए सरकार दोषी नहीं है। दूसरा, जैसे के शर्मा जी ने कहा कि लाल किले से बताएं कि जिस बार हम ये काम करने जा रहे हैं, अब ये 15 अगस्त को कहा कि हमने कर दिया है, ये 15 अगस्त को ये काम नहीं होता, इसके लिए भारतीय पार्लियामेंट है काम करने के लिए। और अगर ऐसा कोई इतिहास में हो के शर्मा जी अपने तरफ में जरूर बताए कि इंदिरा गांधी ने कहा कि हम ये काम करेंगे और अगले साल में हमने ये कर दिया, 15 अगस्त को बताया हो, किसी प्रधानमंत्री ने बताया कि हमने ये टारगेट लिया और ये पूरा किया। एक मौका होता है, लिखा हुआ है क्या अपने चाहिए, इसकी कोई रूपरेखा होती है? नहीं आप ये भी बता दो संविधान के किस ये लिखा हुआ है कि 15 और ये अपने धर्म में भी ये भी बता दो, ये तो बता आप बोल रहे थे नहीं बोला ना, आप बोल रहे थे हमारे पे भी आप कमेंट कर रहे हो, तो हम अपने धर्म में कर रहे हैं ना, अपने धर्म में कर रहे हैं, तुम्हारे धर्म क्या होता है? आप यह बताओ जनता को कि 15 अगस्त के दिन क्या लिखा हुआ है, किस पेपर पे लिखा हुआ है? आप बोल चुके हो तो मैं फिर बोलूं, आप अपने धर्म आप चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री को लाल किले से क्या बोलना चाहिए, आप हमारी बातों को काटने के बजाय आप अपनी बातों को बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। देखिए आलोक जी और के शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप दोनों के पास। हमारे साथ हमारे एक नए मेहमान जुड़ गए हैं, जकिया खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। जकिया खान जी, थोड़ा देर से जुड़ी हैं आप, और इसलिए सबसे पहले आपसे भी ओपनिंग कमेंट ले ही लेते हैं कि 98 मिनट के भाषण को प्रधानमंत्री जो आज दिए हैं, कैसे देखती हैं आप इस भाषण को, 98 मिनट के भाषण को? जकिया जी। प्रधानमंत्री जो कि राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस बातें होनी चाहिए थी, उसमें होनी चाहिए थी देश के निर्माण के लिए, देश के लिए योगदान क्या होना चाहिए, कैसे देश को आगे बढ़ाना है, कैसे उसको उन्नति के रास्ते पे ले जाना है। ये सारी बातें एक देश को संबोधित करते वक्त खास तौर से रखनी चाहिए। अपनी डर की आलोचना दिखाते हुए कि हम डरेंगे नहीं या घबराएंगे नहीं और किसी को मतलब कोई भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये कह के देश को संबोधित करना एक ऐसे पद पे रहते हुए बहुत ही आश्चर्यजनक सवाल है कि खुद इंसान अगर इस तरह से कहे कि मुझे किसी चीज का डर नहीं। डेफिनेट सा बात है, आप जिस पोजीशन पे है आपको ऐसे भी डरना नहीं चाहिए और आपको ऐसे भी किसी चीज के दबाव में नहीं आके कोई निर्णय लेना चाहिए। और इस बातों को आप वहां पर से बोलना, पूरे देश के बीच में संबोधित करते वक्त ये बातें रखना अपने आप में बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक चीजें हैं, क्योंकि अगर यही बातें वो बॉर्डर के रिगार्डिंग बोलते तो फिर भी समझ में आता कि आप नहीं डरेंगे, आप लड़ेंगे, आप चाइना को पीछे हटाएंगे, आप घुसपैठियों को पीछे हटाएंगे, तो हमारे सैनिकों का बदला लेंगे। ये सब बातों में अगर वो अपनी डर और अपनी निर्भरता दिखाते तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन उन्होंने जो चीजें दिखाई वो अंदरूनी बात थी। जब आप देश के चीजों को संबोधित कर रहे हैं आजादी की इतनी ही वर्षगांठों के बाद, और आप इतने बड़े ओहदे पे रह के सारे देश आपको सुनने के लिए, विदेश में भी भारतीय जो रह रहे हैं वो सब आपको सुनना चाह रहे हैं, और उस टाइम में इस तरह की बातें रखना मुझे नहीं लगता कि ये यूटिलाइजेशन अच्छी है। बीइंग अ प्रधानमंत्री, जब आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है कि आप देश विदेश के सारे लोगों को अपनी नहीं, जकिया जी बिल्कुल, मतलब आपको मतलब ऐसा क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री को प्राचीर से ये भी बोलना चाहिए था, या इन बिंदुओं को भी छूने की कोशिश करना चाहिए था, या बोलना चाहिए था इसके बारे में, या मतलब ये चीज मैं जानना चाह रहा हूं कि आप किस चीज को लेकर आपको लग रहा है कि नहीं प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र नहीं किया या प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए था?
देखिए, सबसे पहले तो जो अभी घुसपैठियों का काम चल रहा है, जो हमारे बॉर्डर्स के ऊपर जो चल रही है, जो हमारे सैनिकों के हालात है, उसके ऊपर अगर ये बातें रखी जाती या हमारे जीडीपी के ऊपर की कैसे हमारे एम्प्लॉयमेंट्स के ऊपर बात रखी जाती, या हमारे देश में फार्मर्स किसान की बहुत ज्यादा जो दुर्दशा हो रही है, जो हमारी खेती जिस बेस पे हमारी इंडिया खड़ी हुई थी, मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग बहुत छोटे थे तब हमारे माता पिता ये बातें बताते थे कि बेटा जब हम लोग आजादी हुए तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हम लोग एक वक्त तक खाएंगे लेकिन कभी दूसरे जगह से अनाज निर्यात नहीं करेंगे, और बहुत ही बुलंद तरीके से मजबूत बनाया हम लोगों ने अपनी कंट्री को, और कभी जरूरत नहीं पड़ी कि अनाज हमारे पास निर्यात होके आए, जबकि हम एक्सपोर्टर रहे। और आज वही फार्मर्स जो इतनी बड़ी बात हमारे देश की इतनी बड़ी बुनियादी चीजों को मुखर कर रहे थे, उनकी आज क्या दुर्दशा है। तो ये सारी बातों को रखना था, और इन बातों पे अगर वो विचार रखते और चीजों को हमारे बीच में संबोधित करते तो बहुत ही अच्छा लगता, क्योंकि बीइंग प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट और सुप्रीम स्पीकर या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर इस तरह की बातें रखें तो डेफिनेटली हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा कि आप अपनी ही अंतरिम बातों को रख रहे हैं, जबकि ये देश विदेश में ब्रॉडकास्ट हो रहा है, सारे लोग इसे देख रहे हैं, खासतौर से ब्रिटिश इंडिया के लोग आज जिनके ऊपर सोनक जैसे लोग हम लोग इंडियंस एक रूल कर रहे हैं जाके, वहाँ की आबादी भी हमारे ऊपर से बहुत ज्यादा निर्भय है कि हम रखती है कि चलो हम लोग के पास से हमारे प्रधानमंत्री के आज क्या वार्तालाप रहेगी, किस तरह की पॉइंट्स वो रखेंगे, और उस बीच में आप ये सारी बातें नहीं करके अपने अंतरिम में कि हम इंटरनल जो चल रहा है एक्टिविटीज उस पे हम डरेंगे नहीं और पीछे नहीं हटेंगे, ये बातें बहुत ही मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है उस प्लेटफॉर्म पे। बाकी प्लेटफॉर्म पे तो आप अपनी मन की बातें रखते रहते हैं, देश टूटता ही रहता है, क्योंकि आप हमारे मन से के हिसाब से तो बोलते ऐसे भी नहीं है। तो कम से कम आज के संबोधन में हम लोग ये उम्मीद थी कि आप ये सारी बातों पे ध्यान देंगे और ये सारी बातों को आगे रखेंगे। डेफिनेटली आपने हैं पूर्वजों को याद किया, उनकी श्रद्धांजलि दी, उन्हें नतमस्तक किया, ये सारी बातें बहुत अच्छी है, लेकिन आज भी देश में अपने आप को आजाद रखने के लिए बहुत सारी आंदोलन चल रही है, चाहे वो इंटरनल आंदोलन हो या अपने आप की घर चलाने की एक लड़ाई हो, वो सारी जो देश में इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, वो एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हर इंसान आज जानना चाहता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो हमारे लिए क्या सोचते हैं। ठीक है, ठीक है ज़किया जी, मैं आपके पास आऊंगा। आलोक जी जवाब दीजिए, फिर मैं धनोज जी के पास जाऊंगा। ज़किया जी ने जो कहा कि भाई इंटरनल मामला छोड़ के आपको एक्सटर्नल बोलना चाहिए था, प्रधानमंत्री तो इंटरनल को भी कह रहे हैं कि हम डरेंगे नहीं, और उसको लेकर वो आपत्ति दर्ज करनी है कि उन्हें ये नहीं बोलना चाहिए था। बाकी बहुत सारे मुद्दे थे, एक्सटर्नल थे, आउटर वाले थे, उनका जिक्र करना चाहिए था, इंटरनल नहीं करना चाहिए था। आलोक जी, क्या 15 अगस्त में ये परंपरा है कि केवल एक्सटर्नल मुद्दे पर ही प्रधानमंत्री बोलेगा? 75 साल में ऐसा हुआ है कि देश के इंटरनल मैटर पे कोई बोला नहीं गया? क्या इंटरनल सिक्योरिटी में नहीं बोला गया? अगर भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं, देश के इंटरनल मैटर में भी मैं नहीं डरूंगा, इसका मतलब है इस देश के अंदर कुछ लोग, कुछ वर्ग ऐसे हैं जो भारत को डिसइंटीग्रेट करना चाहते हैं। किस देश में नहीं होते? और अगर भारत का प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले से बात कह रहा है, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम बहुत कठोर है, जो अमेरिका से होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए और भारत तक आई है। उसको अगर हिंट कर रहा है भारत का प्रधानमंत्री, तो कोई ये कह कि नहीं ये नहीं बोलना चाहिए, तो क्या भारत का प्रधानमंत्री हर एक कान में जाकर पीछे भाई तुम बताओ क्या बोलना है, तुम बताओ क्या बोलना है, हम वो बोलेंगे? या भारत के प्रधानमंत्री को इलेक्शन होने के बाद उसे तय करने दिया जाए तो क्या बोलेगा? अब ये भी लोग तय करें कि भारत का प्रधानमंत्री बोलेगा क्या, और इंटरनल इशू को बोलेगा ही नहीं, केवल एक्सटर्नल इशू को बोले। आलोक जी, ज़किया जी कह रहे हैं कि मन की बात में तो वो सब प्रधानमंत्री ये सब तो बोलते ही रहते हैं, हम तो सुनते ही रहते हैं। आज प्रधानमंत्री प्राचीर से बोल रहे थे तो उन्हें मतलब इंटरनल बात में करके एक्सटर्नल सारी बात करनी चाहिए थी। ज़किया जी आप यही कहना चाह रही थी शायद? बिल्कुल,
और साथ में उनको ये भी स्पष्ट कर दूं कि मैं इंटरनल मतलब ये नहीं कि हमारे देश में जो घुसपैठिए घूम रहे वो तो एक्सटर्नल में आए, उनकी बातें तो करनी ही चाहिए। बांग्लादेश हो चाहे हमारा बॉर्डर पे जो चाइना के पास जो गतिविधियां चल रही हैं उस पर क्या एक्शन लेना है वो तो बातें करनी चाहिए। वही तो मैं बोल रही हूँ कि उनके बारे में बात करनी चाहिए। आम आदमी के शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगा। धनोज कुमार जी मैं आपके पास आ रहा हूं। के शर्मा जी मैं उनके बाद आपके पास आ रहा हूं। धनोज कुमार जी देखिए, आज देश में इस वक्त दो ज्वलंत मुद्दे थे जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने प्राचीर से किया। पहला, एक तो बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो हो रहा था, लगातार इसको यह कहा जा रहा था कि देखिए वहां के अल्पसंख्यकों के साथ गलत हो रहा है, सरकार मौन बैठी है, सरकार दिखावा करती है। आज जिक्र बड़ी मुखरता के साथ प्रधानमंत्री ने प्राचीर से किया। दूसरा, कोलकाता में जो घटना घटी महिला डॉक्टर के साथ, उसका भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। यानी कि प्रधानमंत्री आज जब प्राचीर से बोल रहे थे हर उस मुद्दे को छूने की कोशिश किया उन्होंने, जो चाहे वो देश की हो या बाहरी हो, अगर वो चीज गलत है तो प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र किया। या कहीं से प्रधानमंत्री मतलब उस चीज को ये दिखाना चाह रहे थे कि देखिए हमारी नजर है इस पर। धनोज जी देखिए, सवाल को आप घुमा दिए। उन्होंने महिला सुरक्षा की बात की, उन्होंने हिंदू सुरक्षा की बात की। अभी बोल रही थी जकिया जी, और मैं पहले के शर्मा को कह दूं, मुझे कहते हुए थोड़ा सा भी शर्म लिहाज नहीं है। अब तक के निडर प्रधानमंत्री, निडर 24 घंटा जान हथेली पर लेकर चलने वाले प्रधानमंत्री, समझ गए। मैं खुल के नहीं बोलना चाहता हूँ, बहुत प्रधानमंत्री को मैंने भी देखा है कि उनकी क्या डर थी, क्या भय था और वो क्या करते थे। ठीक है, मैं इसलिए नहीं जाना चाहता स्वतंत्रता दिवस पर। जान हथेली पर लेकर चलने वाले प्रधानमंत्री, और उन्होंने जकिया खान की चिंता की कि जकिया खान जैसे, सुन लीजिए, बोलने दीजिए मुझे, बोलने दीजिए। जकिया खान जैसे बहुत सारी महिलाएं जिनकी प्रताड़ना की शिकार हो जाती है, उन पर चर्चा की उन्होंने, समझ गए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी को एक्सटर्नल इंटरनल बोलना जरूरी था कि सांप दिल में हो या सांप घर में हो या सांप दिल में हो, उसको मारना, उसके लिए आगाह करना बहुत ही जरूरी है। आज प्रधानमंत्री जी को पूरा देश ने सुना, पूरा विदेश ने सुना। अरे बोलने दीजिए मैडम, बोलने दीजिए, अरे बोलने तो दीजिए। जिस दिन आपको प्रधानमंत्री से मोहब्बत हो जाएगा उस दिन आपको प्रधानमंत्री जी अच्छे लगेंगे। अरे आप मुस्लिम के चोला से बाहर निकलिए, महिला बनिए। अरे 3 तलाक की सुरक्षा दिया उन्होंने। अरे भारत के मुसलमान महिला, जो मुसलमान महिला टेबलेट खाकर मर जाती थी, तलाक तलाक तलाक। अरे मेरे पास लाखों डेटा है कि तलाक देने के बाद। जकिया जी एक एक करके बात रखते हैं, एक एक करके बात रखते हैं। मैं आपको पूरा मौका दूंगा। देखिए मुझे के शर्मा जी के पास जाना है, काफी टाइम से नहीं गया हूं। जकिया जी एक एक करके बात रखेंगे तो चर्चा में अपनी अपनी बात रख भी लेंगे आराम से। लगेगा जी, इनका कसूर नहीं है, इनके अंदर जो है वो लगेगा इनको, क्योंकि बहुत सारी मुस्लिम बहनें जिनको कहता था तलाक तलाक तलाक, जो जड़ खा के मर जाती थी, ऐसे को मोदी जी ने जीवन दिया। अरे चुप हो जाइए, फिर बोल रही है बताइए। अरे थोड़ा सा भी लिहाज करिए ना भैया। अब तो मेरी उम्र थोड़ा सा लिहाज करिए, अपने प्यार से बात करिए। महिला बनिए, भारत की बेटी बनिए, भारत की महिला बनिए, मुस्लिम महिला को बनिए, भारत की बेटी बनिए, भारत का नागरिक बनिए। आपको इसी मोदी जी ने कह दिया कि जो कट्टर मुसलमान जो आतंकवाद को सपोर्ट करता है, उन्होंने साफ का विपक्ष को भी, जो आतंकवाद को सपोर्ट करता है, जो भ्रष्टाचार को सपोर्ट करता है, जो चोर लुटेरों को सपोर्ट करता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने शपथ लिया है कैसे लोगों को पनपने नहीं देगा। जो हमारे देश में श्रीलंका में क्या हुआ था, श्रीलंका में क्या हुआ, कौन है आगे, यही देश के प्रधानमंत्री आगे आए ना। बांग्लादेश आज रो रहा है, उनके जो एक्चुअल, अरे पहले सुन लीजिए, जो बांग्लादेश के नागरिक है, अरे बांग्लादेश के नागरिक आज अपने घर से बाहर हो गए, वो उनकी थोड़ा लिहाज करिए, अरे उनकी लिहाज करिए, पाकिस्तान से बाहर निकलिए, उनकी लिहाज करिए। बांग्लादेश में आप यहाँ देखिए कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मुस्लिम बहनों पर भी अत्याचार हो रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान से आया हुआ आतंकवादी है वो आपके सगे नहीं है। पाकिस्तान से जो आपको मुआहिदी बोलते हैं वो आपके सगे नहीं है। और ऐसे लोगों के विरोध में बोलना देश के लिए बोलना होता है। और देश के प्रधानमंत्री ने जो चिंता जाहिर की है
वो आप जैसे लोगों के लिए की है। क्या वो लोग घड़ी घड़ी ठीक है धनुष जी, ठीक है, उस शाम को मारने की जरूरत है। ठीक है धनुष जी और जकिया जी, ठीक है, मैं आप ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। के शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, और बांग्लादेश को भी संभालने का काम मोदी जी करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जी। धनुष जी, मैं आपके पास आऊंगा। के शर्मा जी, प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने महिला सुरक्षा का जिक्र किया और हाँ, लोग हम इंतजार भी कर रहे थे इस चीजों को, और उन्होंने टच किया इस चीज को। उन्होंने वहां के हिंदुओं के साथ जो घटना घट रही है उनकी चिंता जताई, और चिंता होनी भी चाहिए, क्योंकि वो हमारे ही कहीं न कहीं भारत के ही भाई है जो बंटवारे में उधर चले गए, और बंटवारे में पाकिस्तान के बाद से बांग्लादेश बन गया है। ये देखो, प्रधानमंत्री जी ने पूरे हर वर्गों को छूने की कोशिश किया है अपने हिसाब से। उन्होंने जो कोशिश किया है, लेकिन उसमें जो कमियां है, जाकिया जी को लगा अपने आईने से लगा, उनको धनोज जी को अपने आईने से लगा, और आलोक जी को अपने आईने से लगा। बट मेरा जो चश्मा था वो मुझे चश्मे मुझे लगा ये कमी है, तो मैं उसको बताऊंगा। और मैं देखिए, मुझे पद्मश्री अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, अर्जुन अवार्ड नहीं चाहिए धनोज जी की तरह कि तारीफ के फूल बांधते रहे और उनको अवार्ड आपको, ठीक है, धनोज जी को दे। हम तो प्रधानमंत्री से गुजारिश करेंगे कि जो सारा अवार्ड है वो धनोज जी को दे दिया जाए, ठीक है ना। रही बात है कि हमारे आलोक पांडे जी, हमारे बड़े भाई, उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री को ये वक्त नहीं था इस इंडिया लाल किला के प्राचीर से बोलने के लिए। तो मैंने ये बताया कि आलोक पांडे जी को ने ये भी नहीं बताया कि 15 अगस्त के दिन क्या सिलेबस होना चाहिए बोलने के लिए। पिछली बार जब चुनाव से पहले जब उनका भाषण मैंने सुना था, तो बहुत सारे उनको वायदे किया था, चुनावी वायदे वहां से। तो वो पिछली बार कर सकते हैं, तो इस बार भी वायदे कर सकते हैं कि अगले साल में आऊंगा तो फिर ये पूरा करके आप हमसे हिसाब लेना। तो ये कोई सिलेबस तो पहले से मुझे पता नहीं है कि कौन सा सिलेबस बोलना चाहिए। इनके लिए आलोक पांडे जी को अलग से सिलेबस मिला हुआ है, इसीलिए उनका है। रही बात है कि उन्होंने 1 नेशन 1 इलेक्शन, जो मुझे बहुत अच्छी लगी बात, 1 नेशन 1 इलेक्शन हमारे देश में होना चाहिए। हम हर वक्त चुनाव में 5 साल हम परेशान रहते हैं। उन्होंने विकसित देश की बात की, परिवारवाद और जातिवाद का कहा कि उन्होंने 1.5 लाख लोगों को ऐसे लोगों को भी MLA MP का मौका मिलना चाहिए जिस परिवार के ब्लड से कोई भी पार्टी में नहीं आया हो, और अब किसी भी पार्टी में जाने का अधिकार है। यहाँ पे मुझे आपत्ति है, जिस परिवारवाद की बात करते हैं, बांसुरी स्वराज सबसे पहले सुषमा स्वराज की बेटी की वजह से उनको मिला, और भी नेता है, चाहे वो राजनाथ सिंह के बेटे हैं, दियासों में नहीं, मैं उस पर नहीं आता। अभी कुछ दिन पहले उनको जैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, उनको सीनियर एडवोकेट का उनको उपाधि दी गई, सीनियर एडवोकेट, जबकि उनसे ज्यादा वो टैलेंटेड लोग हैं जो वेटिंग लिस्ट में है, उनकी अभी उम्र भी उतनी नहीं है। उनसे ज्यादा तो हमारी प्रैक्टिस हो गई 18 साल। मैं 18 साल से वकील हूँ, तो मैं इससे देखिए, परिवारवाद तब खत्म होगा, सिर्फ कथनी से नहीं होगा, करना पड़ेगा, सोचने से नहीं होगा, सोच को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आप परिवारवाद पे एलिगेशन लगा के जब खुद ही है, भ्रष्टाचार की बात की उन्होंने कहा भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। क्या सिर्फ दुश्मन की पार्टी, अपोजिट विपक्षी पार्टियों का भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, या अपनी पार्टी के अंदर भी जो भ्रष्टाचार है उसको भी खत्म करेंगे? यहाँ पे उनकी कमियां थी भ्रष्टाचार। ठीक है, ये नहीं बोला। ठीक है के शर्मा जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। आलोक जी, उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से परिवारवाद की बात करते हैं, तो उन्होंने राजनाथ सिंह का जिक्र किया। वो ये कहना चाह रहे थे कि आपके ही पार्टी में परिवारवाद है। के शर्मा जी कहना चाह रहे थे, कह रहे थे कि जब आप ये बात करते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, तो क्या विपक्ष के ही पार्टी में आपको भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है? बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस चीज का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, सारी बातें ठीक थी, लेकिन 1-2 टॉपिक प्रधानमंत्री के ऐसे थे जिनमें खुद प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी के लोग उसमें शामिल हैं, और प्रधानमंत्री विपक्ष पर, इस पर प्राचीर से विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। यही के शर्मा जी के पूरे वक्तव्य का लबोलबाब था। आलोक जी, और के शर्मा जी कुछ हद तक सही भी कह रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे बात भ्रष्टाचार की करें, तो जब महाराष्ट्र में अजित पवार को ले आते हैं, उनके बाद सरकार बना लेते हैं, पिछली बार जब उनके बाद सरकार बना रहे थे, उसके पहले बजट भाषण के दिन शायद उस समय की वित्त मंत्री हमारी, उन्होंने उनको भ्रष्टाचारी के रूप में बताया था 3 दिन पहले, और 3 दिन बाद वो उनके साथ सरकार बना लिए। तो फिर जब प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार पर हमला करेंगे, तो थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी में कमी आती,
कि कहीं मतलब आप 3 दिन पहले सदन में कह रहे हैं पवार का नाम भ्रष्टाचारी के रूप में, और 3 दिन बाद आपके डिप्टी सीएम हो जाते हैं। तो इस जगह पर भारतीय प्रधानमंत्री को भी सोचना चाहिए कि भ्रष्टाचारी का फिर कोई जाति, कोई मजहब और कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए। इसमें भ्रष्टाचार की मुहिम कमजोर होती है। रही बात परिवारवाद की, परिवारवाद में सोच दीजिए, मेरी परिभाषा में जो ये है कि परिवारवाद के लिए एक चेयर खाली न रखी जाए। क्या अब इनसे कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में या तो कांग्रेस क्या गांधी परिवार ही प्रियम होगा या जिसको जमीन प्राइम बना दे। तो इससे परिवारवाद कभी नहीं है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ना हो पाए, नेता का बेटा नेता ना हो पाए, भी ठीक नहीं है। लेकिन नेता का बेटा 25 सीट पे ही बैठेगा, बाकी सारी सीटें संभालता, लेकिन एक सीट की रोटी क्लियर रहेगी। इस परिवारवाद से ज्यादा दिक्कत है। अब इसे प्रधान सिंह भी है, तो क्या अखिलेश यादव रैंकिंग में ना है? बिल्कुल नहीं आना चाहिए उनको। क्या ऐसा हो सकता है? तो लोकतांत्रिक अधिकार खत्म हो जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव ही सभा प्रमुख होंगे, अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री होंगे, अखिलेश यादव इस पार्टी के मालिक होंगे। दूसरा कितना भी हो, जो उस पार्टी का मालिक नहीं हो सकता, उस पार्टी का अध्यक्ष नहीं हो सकता। ये परिवारवाद है और विपक्ष की ये कमजोर कड़ी है। भारतीय जनता पार्टी में अगला अध्यक्ष कौन होगा कोई नहीं बता सकता, पार्टी अध्यक्ष। लेकिन समाजवादी पार्टी में अगला पार्टी अध्यक्ष कौन होगा मैं अभी से बता दूंगा कि अखिलेश यादव हमेशा रहेंगे तो उनका बेटा या बेटी पार्टी अध्यक्ष होगी, इसमें कोई पार्टी अध्यक्ष नहीं बनेगा। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे और फिर उनका बेटा या बेटी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा, कोई मुख्यमंत्री भाई सवाल नहीं हो सकता समाजवादी पार्टी में। तो ये जो परिवारवाद है, ये सामंतवादी के की तरफ ले जाता है राष्ट्र को, ये देश को कमजोर करता है। ठीक है। तो कहते जी की एक बात से सहमत हूँ कि भ्रष्टाचार के मामले में भारत के प्रधानमंत्री की मुहिम कमजोर होती है जब अजित पवार जैसे लोगों को आप अपनी सरकार में शामिल करते हैं। ठीक है। लेकिन परिवारवाद के मामले में भारतीय जनता पार्टी पर इतना तीव्र हमला नहीं किया जाता। ठीक है। आलोक जी मैं आपके पास आऊंगा, धनुष जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से टेक्नोलॉजी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर महिला सुरक्षा, नई शिक्षा नीति और इसके बाद कई रिफॉर्म्स, इसके बाद सेना को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, विश्व का संदेश देना हो, विकसित भारत, डिजाइनिंग इंडिया, देश का सेकुलर कोड यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, हर चीज पर प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया। लेकिन जैसा कि अभी जकिया जी भी कह रही थी और आलोक जी भी कह रहे थे, के शर्मा जी भी वही कह रहे थे कि कुछ ऐसे टॉपिक थे जिन पर प्रधानमंत्री जी को उनका मतलब बैकफुट पे आना पड़ता है। क्योंकि जब भ्रष्टाचार की बात होता है, जब परिवारवाद का बात होता है, तो ये कहा जाता है कि देखिए बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, और उसकी परिभाषा भी आलोक जी ने बताया भी। लेकिन के शर्मा जी की परिभाषा अलग है, आलोक पांडे जी की परिभाषा अलग है। आपकी परिभाषा क्या कहती है? और भ्रष्टाचार और ये जो मुद्दा है परिवारवाद का, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? धनुष जी। देखिए, संघीय ढांचा में यहाँ सभी बैठे जितने भी हमारे को पैनलिस्ट मित्र हैं वो एजुकेटेड है। उनको अच्छी तरह पता है कि जब हम डिफाइन करते किसी चीज को, परिभाषित करते, तो मोदी जी के ऊपर कोई दाग है क्या? पहले यहाँ से शुरुआत करिए। वो देश के एक ऐसे इकलौते नेता है जो 100% प्योर है। मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उनके ऊपर एक आने का भी दाग नहीं है। पहले यहाँ से बात करिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल कौन रहे हैं, पहले यहाँ बात करिए। अगर मान लीजिए कोई दागी नेता बोलेगा तब हम कह सकते हैं कि भाई इनके दामन में कुछ दाग है। देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के लोगों को फिर बोल रही है, देश के लोगों को संदेश दिया है कि देखो देश के लोगों, क्योंकि प्राचीर से देश को संबोधित किया जाता है, किसी विपक्ष किसी लीडर को नहीं। प्राचीर से, लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री का ये सही भाषण होता है, क्योंकि वो देश को संबोधित करता है और देश के प्रति जवाबदेही है देश के प्रधानमंत्री। उन्होंने साफ कहा है देश की जनता को कि आप ऐसे लोगों को मत चुनो, उनका कहना है जो भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं संपादन करता है, भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं सृजन करता है। उनका जो संदेश है उस संदेश पर फोकस करिए आप। उनका संदेश क्लियर है कि मैं नरेंद्र मोदी आप लोग से कहना चाहता हूँ, देश के लोग आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। आप ऐसे लोगों को मत चुनिए जो भ्रष्टाचार करता है, जो आपके हक अधिकार का ही आपको छीनता है। क्योंकि कोई नेता, अभी मान लीजिए जिसका आलोक पांडे जी बात कर रहे थे, उनसे एक पत्रकार ने जब पूछा कि जब आप पहले बार मुख्यमंत्री बने थे या मान लीजिए सांसद बने थे तब आपकी दौलत और आपकी दौलत, तो जानते उन्होंने जवाब नहीं दिया बल्कि उस पर तंज कस दिया। आज देश में सत्य बोलने वाले नेता मात्र एक ही है और वो है नरेंद्र मोदी। बाकी सब झूठे, मैं तो डायरेक्ट कहता हूँ। ऑल आर लायर्स। मैं तो बोलता हूँ जितने भी देश में नेता है प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी के दामन में दाग है।
वो झूठ बोलते हैं, वो जनता के पास झूठे तरीके से जाते हैं कि आप जो 8500 रुपया दो हमको, हम प्रधानमंत्री बनो, हम बने ना बने हम तुमको 8500 रुपया देंगे। तो ऐसे तो वो नहीं कहते ना। तो देश को प्राचीर से उन्होंने संबोधित किया, और खासतौर पर देश की महिलाओं को कि आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग वो आपको झूठ बोलकर, बहलाकर, फुसलाकर आपकी इज्जत लूट लेते हैं। तो आप सतर्क हो, उसको मजबूत करना, स्वावलंबी बना रहे हैं। तो देश की जनता को जो मैसेज उन्होंने दिया है वो क्लियर है, और इसको आप किसी भाषा परिभाषा में नहीं डाल सकते कि उन्होंने सिर्फ कहा कि आई एम अगेंस्ट ऑफ करप्शन। क्योंकि आपने देखा होगा करप्शन की बात अन्ना हजारे ने किया, एक ऐसा नेता जन्म लिया जो फिर करप्शन में जेल में है। तो ये नहीं होता। देश के प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि के शर्मा, आप ऐसे व्यक्ति को पसंद मत करो जो भ्रष्टाचारी है। जाकिया खान, ऐसे नेता को मत पसंद करो जो चोर लुटेरे बदमाश है। और आलोक पांडे, ऐसे नेता को मत पसंद करो जो झूठ बोलते हैं। डॉक्टर धनोज कुमार, ऐसे नेता को मत पसंद करो जो जनता का हक अधिकार खाते हैं। तो मैं तो उनको कहता, उनका भाषण 100% प्योर था, और देश के लिए था, देश के तरक्की के लिए था, उन्नति के लिए था, देश की संप्रभुता के लिए था। इसमें प्रश्न कहां से आता है? ठीक है धनोज जी, ठीक है, प्रश्न लगाता है ठीक उसको थोड़ा सा बचना चाहिए। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। ज़किया खान जी, देखिए प्रधानमंत्री ने महिला सुरक्षा का भी जिक्र किया। देखिए कोलकाता में जो घटना घटी उससे हर कोई आहत है, हर कोई परेशान है। जैसा कि धनुज जी ने भी कहा कि मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से 3 तलाक वाला पहल लिया गया। आप उसे सही मानती हैं, नहीं मानती हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन डिसीजन मेकिंग अगर गवर्नमेंट है और डिसीजन ले रही है, प्रधानमंत्री ने वही कहा कि अगर कहीं पर किसी की आस्था में सरकार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अगर जहां जरूरत है तो सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए। इसमें आपको क्या गलत लग रहा है ज़किया जी? सरकार ने तो निर्भया के टाइम में फास्ट ट्रैक का इंतजाम किया था। आज कितने सारे फास्ट ट्रैक हो गए, मुझे जवाब चाहिए। सरकार का काम सिर्फ नीति बनाना नहीं है, उस योजनाओं को सफलतापूर्वक चलाना भी होता है। कितनी सारा योजनाएं चल गई, और क्यों अभी भी बच्चियां, 3 साल की बच्ची अगर सुरक्षित नहीं है तो बाकी कौन सी औरत सुरक्षित है, मुझे ये बताइए। क्या उसके माथे पे कोई लिखा हुआ था कि वो किसी मुस्लिम वर्ग से आ रही है, उसको क्या ट्रिपल तलाक का विवाद घेर रहा था? उसे क्यों इतने सारे दरिंदों ने इस तरह से बेरहमी से मार डाला? प्रधानमंत्री जब महिला सुरक्षा का जिक्र कर रहे थे तो वो ये डिफरेंशिएट तो नहीं हुआ था ना कि ये मुस्लिम है या ये हिंदू है या ये है। अगर वो महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो क्योंकि आप लोग सारे गेज को मुस्लिम के ऊपर लाके छोड़ रहे हैं। हमारी क्या हिंदू महिलाएं पीड़ित नहीं है? अरे हिंदू महिलाओं की सबसे ज्यादा केसेस मेरे पास आती है। मेरी एनजीओ में 90% केस हिंदू महिलाओं की आती है जो उत्पीड़न से परेशान हो चुकी है। ना उनको डाइवोर्स मिलता है, बिल्कुल आता होगा ज़किया खान जी। जी बोलिए। ना उनको डाइवोर्स मिलता है, ना उनको भत्ता मिलता है, ना उनका कोर्ट में ट्रायल चलता है। वो कितने जीवन के, बहुत सारी ऐसी महिलाओं का एग्जाम्पल है जब खुद देश में इतने बड़े नेताओं की वाइफ का एग्जाम्पल है, उसके साथ साथ और भी महिलाएं ऐसी हैं जो सारी सह रही है। उसके बारे में क्यों हमारे भैया हिंदू महिला सुरक्षित है, उनको क्लियर पता है कि तलाक के बाद जिंदगी है, लेकिन मुस्लिम महिला को पता है कि तलाक के बाद हलाला है। आप ऐसे बोलिए ना। अरे हिंदू महिला को पता है कि तलाक के बाद भी जिंदगी है, मुस्लिम महिला को पता है कि तलाक के बाद हलाला है। क्या बात करती है आप? थोड़ा सा बचिए, थोड़ा सा बचिए, आप थोड़ा सा बचिए, आप थोड़ा बचिए, राजनीति मत करिए, बचिए थोड़ा। महिलाओं की चिंता हमें भी है, बचिए थोड़ा, बचिए बचिए, थोड़ा सा बचिए, बचिए थोड़ा सा। अरे बचिए थोड़ा सा पक्षपात करने से। महिलाओं के प्रति संदिग्ध रहिए, महिलाओं के प्रति। अरे महिलाओं के प्रति संदिग्ध रहिए। अभी आप ये नहीं हटा सकती हैं, आप ये नहीं हटा सकती, इतनी कमी आप इतनी डरी हुई है कि आप हटा नहीं सकती, आप अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। ये डर रही है क्या? ये डर रही है? ठीक है क्या? जी धनुज जी और ज़किया जी, देखिए मैं आप दोनों के पास आऊंगा। आलोक जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि सेकुलर कोड होना चाहिए। इसका मतलब ये इशारा है कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी तरीके से एक्शन में आने वाला है। मुझे अच्छा होता अगर आज की डिबेट इसके बगैर खत्म हो जाती। देखिए सेकुलर सिविल जरूरी है। क्यों जरूरी है?
क्योंकि सेकुलर सिविल लॉ जब नहीं होगा इस देश में, एक व्यक्ति के सिविल लॉ दूसरे हो, दूसरे व्यक्ति के सिविल लॉ दूसरे हो, ये जस्टिसेबल नहीं। बिल्कुल। बराबर की कानून होने मैंने चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र इसलिए किया क्योंकि यहां पर हिंदू महिला और मुस्लिम महिला होने लगा था, तो मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड ला करके दोनों को इक्वल करने की कोशिश कर रहा था। जी आलोक जी। देखिए, जब आपका संविधान बना, आर्टिकल 44 पर बात हुई, तो उसमें यह बात हुई कि अभी क्योंकि देश आपस धर्म में है, देश का बंटवारा हुआ है, तो सिविल लॉ में कोई कानून नहीं होगा, सब लोग अपने अपने कानून मानेंगे, क्रिमिनल एक जैसा हो जाएगा। लेकिन 1956 में आते आते जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू कोड बिल तो ले आए, हमारा 5000 साल पुराना सिविल लॉ नष्ट कर दिया। और जब जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया कि भाई हिंदुओं के लिए तो ले आए, अब मुसलमानों के लिए भी लाकर के बराबर कर दीजिए, उन्होंने कहा बहुत जल्द हम मुसलमानों के सिविल लॉ लेके आएंगे और यूनिफॉर्म करेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने भरी सदन में झूठ बोला और वो आज तक मुसलमानों के लिए यूनिफॉर्म सिविल लॉ नहीं आया, जो हिंदुओं के लिए 1956 में आ गया। तो जिम्मे लाइन 1956 में झूठ बोल दिया था, और आज भी अब लागू करने की बात होती है तो ये देश की मुस्लिम कम्युनिटी कहती है पहले सारी समस्याएं खत्म करो, तब 44 लगाओ। संविधान में जो 395 अनुच्छेद है तो 44 क्यों लागू? तो देश में मुसलमानों ने तय कर दिया, बोले सब खत्म करो, सब अच्छा हो जाए, तब 44 लगाओ। वो ऐसा संविधान की बात मानेंगे, संविधान के हिसाब से चलेंगे, लेकिन 44 से भी लागू नहीं करेंगे। तो ये दोहरा तरीके ठीक नहीं है। अगर मुल्क मुसलमान संविधान को मानता है तो 44 को भी उसी तरह स्वीकार करे जैसे आर्टिकल नंबर 29 को स्वीकार करता है, जैसे आर्टिकल नंबर 40 को स्वीकार करता है, जैसे आर्टिकल नंबर 25 को स्वीकार करता है, तो 44 को क्यों नहीं करता? तो इसलिए इस देश की सेकेंड मेजोरिटी से अपील करता हूँ कि वो सिविल लॉ को भी वैसे ही माने जैसे क्रिमिनल लॉ को उसने स्वीकार कर दिया। मुसलमानों ने क्रिमिनल लॉ तो इस्लाम के अनुसार नहीं बोला, या तो फिर वो आंदोलन करें कि हमको क्रिमिनल लॉ भी मुसलमानों वाला चाहिए, हिंदुओं के क्रिमिनल लॉ अलग है। के शर्मा जी, ठीक है आलोक जी। के शर्मा जी, जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं या प्रधानमंत्री ने आज जिक्र किया, देखिए सबको अलग अलग लग सकता है, सबके अपने अलग अलग ओपिनियन होते हैं। इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, ये संविधान हमें हक देता है कि हम अपनी राय आप थोड़ा बदल सकते हैं या बोल सकते हैं। मेरा ये कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी तरीके से अब जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि जरूरत हो चुकी है, क्या आपको लगता है कि जरूरत है या अपने अपने धर्म की अपने अपनी आस्था है? बाकी जो आलोक जी कह रहे थे कि सिविल मामले सेम, क्रिमिनल अलग, ये ऐसे कैसे चलेगा? तो क्या सिविल कोड की डिमांड है? आलोक जी का बहुत सही था कि ये हमारे देश को यूनिफॉर्म सिविल है, कुछ सेक्शन को तो हम अपना लेते हैं, बस कुछ सेक्शन या आर्टिकल को हम नहीं अपनाते हैं। ऐसा क्यों? अपने फायदे के हिसाब से नहीं होना चाहिए, सभी को बराबर होना चाहिए। लेकिन देखिए कुछ ऐसा चीजें कस्टम से भी कानून बनता है। कुछ कस्टम में, जैसे हमारे धर्मेश जी ने यहाँ बोला कि आप अपने पूरे कपड़े भी नहीं चेहरा दिखा सकते हैं, तो ये गलत बात है। देखिए आपकी मान्यता है, यदि हमारे राजस्थान की महिला यदि घूंघट में रहती है और यदि नहीं दिखा सकती, तो वैसा मतलब नहीं कि उस पर अत्याचार हो रहा है, वो अपने उनके पति इस पर अत्याचार कर रहा है या उनके साथ ये गलत है। यदि गुजर महिला है, राजस्थानी महिला है। के शर्मा जी, समय का अभाव है। जकिया खान जी, थोड़ी देर में आपसे ले लेता हूँ। लेकिन अगर कुप्रथा किसी भी धर्म में है, जकिया जी आपका मानना है कि वो खत्म होना चाहिए नहीं? और ये 3 तलाक कुप्रथा था या नहीं था? जकिया जी बता के जाइएगा। चापलूस मंत्रालय जरूर दे दीजिएगा। ठीक है के शर्मा जी, ठीक है, बोलने दीजिए जकिया जी। जकिया जी बोलिए। उस चीज को करते थे और जो उनके रहनुमा हैं गलत रहनुमाई करते थे उनके लिए ये सही है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज, जैसे अभी धनोज जी ने कहा कि आप ये पहन के आप दबाव में पहन रही हैं, उनको इतनी अकल होनी चाहिए कि जो इंसान यहाँ पे बैठ के बात कर रहा है उसको किस तरह का दबाव हो सकता है, वो दूसरे पे दबाव कर सकता है। ठीक है, देखिए ठीक है, समय का अभाव है और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, समय देने के लिए। के शर्मा जी आपका भी, धनुष जी आपका भी, आलोक जी आपका भी और जकिया खान जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने। तो जश्न आजादी के प्रधानमंत्री ने 11वीं बार देश को लाल किले के प्राचीर से संबोधित किया और लगभग हर पहलुओं को सुनने और समझने की और उसको विस्तार पूर्वक उस पर चर्चा करने की प्रधानमंत्री ने कोशिश की। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।